वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चैप्टर चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर में हमने अभी तक स्केलर वेक्टर क्या होता है, ठीक है, वेक्टर के टाइप्स देखे हमने, उसके ऊपर वेक्टर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट देखा यानी मल्टीप्लिकेशन, उसके पहले हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखा। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना वो देखा, कंपोनेंट से मैग्नीट्यूड कैसे निकालना वो देखा। उसके बाद में जब मल्टीप्लिकेशन देखा तो वहाँ पर दो मल्टीप्लिकेशन देखे, एक हमारा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं हम, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब किस तरह से उसका यानी कॉस थीटा कब लेना, साइन थीटा कब लेना, यानी कौन से प्रोडक्ट में क्या लेना। फिर उसके बाद में स्केलर प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी हमने देखा। उसी प्रकार हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको भी कंपोनेंट फॉर्म में देखा। ठीक है, और उसी के चलते हमारे पास हमने कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखे हैं, एकदम सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम्स है, आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अभी यहाँ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि हम वेक्टर का इस्तेमाल करके इन जैसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमारे पास में पहले हमेशा की तरह यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ आंसर्स करके। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में आंसर चेक कर सकते हैं, कभी एकादा प्रॉब्लम में अगर करेक्शन होता है तो आप टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक, तो चलो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा उन्होंने, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब जनरली यूनिट वेक्टर को वेक्टर यू से बता सकते हैं, वेक्टर एन से बता सकते हैं, कोई अल्फा से बताता है, कुछ भी। और अगर स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं वो तो आपको मालूम है, आई होता है, जे होता है, के, ये एक्स के ऊपर, ये वाई के ऊपर और ये जेड के ऊपर, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो चलो क्या कहा, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर आपको दिया है, समझो एक आधा वेक्टर ए है, समझो ये वेक्टर आपको जो भी दिया और इसके ऊपर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आपको मालूम है फार्मूला, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, गिवन वेक्टर मतलब वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। तो चलो एक काम करते, इसको तो नाम नहीं दिया, हम अपने मन से नाम दे देते, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या दिया है उन्होंने, 3i प्लस यहाँ पर है 4j, इस तरह से। ठीक, अब आपको मालूम है कि यहाँ पे ये वेक्टर ये तो रहेगा, लेकिन आपको उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, देखो ऐसा लिखेंगे तो वेक्टर ए होगा और मॉड में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला एकदम सिंपल है, जैसे आप इसको ए एक्स कहते हो जो आई के साथ होता है, जे के साथ जो होता है वो ए वाई होता है। अब यहाँ पे जेड के साथ तो दिया नहीं है। ठीक है, यानी सिंपल हमारा फार्मूला क्या होगा मैग्नीट्यूड का, रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ए जेड है ही नहीं, तो दो ही कंपोनेंट होंगे, तो ए एक्स स्क्वायर तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 3 स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर मतलब डायरेक्ट लिखते हैं 4 स्क्वायर। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, आपको अच्छे से मालूम है ये होगा √25 और इसका फाइनल आंसर होगा 5। ठीक है, अब क्या बोलेंगे हम, यूनिट वेक्टर अलोंग, किसके ऊपर कहा था, गिवन वेक्टर का नाम क्या लिया हमने, वेक्टर ए, तो अलोंग ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में फार्मूला, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप यू नाम दे सकते हैं, एन नाम दे सकते हैं, अल्फा बीटा जो भी देना दे सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा स्पेशल यूनिट वेक्टर्स ये नाम मत देना। ठीक है, सो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर यू इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब इसमें वैल्यू भर दो आप, तो वेक्टर ए क्या है, चलो देखो वेक्टर ए जो ऊपर में है तो ये है आपका 3i प्लस 4j। ठीक है, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है 5, अब यहाँ पे लिख दीजिए 5 और इसीलिए यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो, तो 3/5i प्लस यहाँ पर होगा 4/5j। ठीक है, तो ये होगा आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, यूनिट वेक्टर निकालना होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते, उन्होंने क्या दिया वो देखो, उन्होंने वेक्टर ए दिया, वेक्टर बी दिया, ले लेते। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या दिया, वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे, और वेक्टर बी क्या दिया है, चलो देखो वहाँ पर ये है 2i प्लस जे है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, देखो व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स
ऑफ द टू वेक्टर्स। अब इनके क्या निकालना है हमको, मैग्नीट्यूड। तो चलो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या टेक्निक बताई थी, ठीक है, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके स्क्वायर की एडिशन करो, कंपोनेंट्स बोलो या फिर कोएफिशिएंट बोलो, सिंपल। तो यहाँ पर ए, तो वेक्टर ए के लिए यहाँ पे आई के साथ कुछ नहीं, यानी क्या लेना, 1 उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर कौन है 2 उसका स्क्वायर, तो बोलेंगे क्या है यहाँ पे 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ पे फाइनल आंसर होगा √5, ठीक है। चलो अब हमारे पास है वेक्टर बी, उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होगा, रूट में 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखो, यहाँ पर जे के साथ कुछ नहीं है, यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, चलो देखो इसको हम मिटा देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में 4 + 1 = √5 हो गया। तो ये हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये हमारा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। उसने कहा था व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स, हमने निकाल दिया। अब आगे क्या कहता, आर दीज वेक्टर्स इक्वल, क्या ये वेक्टर इक्वल है, तो चलो चेक करते हैं। देखो बच्चों, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम आया, ध्यान देना, मैंने कहा था इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, दूसरी बात डायरेक्शन भी तो सेम चाहिए, तब जाके वो यूनिट में यानी इक्वल वेक्टर होंगे। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है, ऐसे वेक्टर निकाल कर हमको बताया नहीं है, ठीक है। जब कंपोनेंट्स के फॉर्म में है तो इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स सेम चाहिए, ठीक है। अब रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स मतलब क्या, आई के साथ में रहता है जनरली, जैसे ए है तो ए एक्स बोलेंगे, इसको बी वाई बोलेंगे, अब बी ए वाई बोलेंगे, ठीक है। बी के लिए ये हो गया बी एक्स, ये हो गया हमारा बी वाई, ठीक है। तो बात क्या है कि यहाँ पर और यहाँ पर ये अगर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स अगर सेम होते तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि ठीक है भाई, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, कंपोनेंट्स भी इक्वल है, तो वो इक्वल वेक्टर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इवन, यहाँ पे बोलेंगे इवन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल, आर सेम बोल सकते हैं आप, ठीक है। बट देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स जो है वो अलग है, ठीक है। कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। दैट इज, अगर आप देखेंगे तो ये इसको सामने ये रहता ए एक्स नॉट इक्वल टू है बी एक्स, एंड यहाँ पर देखेंगे ए वाई नॉट इक्वल टू है वो बी वाई, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इक्वल नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इक्वल नहीं है, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, सो गिवन वेक्टर्स मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट इक्वल, ठीक है, आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है, बस ऐसा ध्यान में रखना, ठीक है। अगर वो कंपोनेंट्स अगर सेम है, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट, ए एक्स के साथ बी एक्स, ए वाई के साथ बी वाई, ए जेड के साथ बी जेड अगर आता है तो ही वो इक्वल होंगे, ठीक है। चलो तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्या कहा उन्होंने, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो चलो देखो उन्होंने क्या दिया, v1 दिया और v2 दिया। सो गिवन वेक्टर्स क्या बोलेंगे हम, गिवन डेटा क्या दिया हमको, तो वेक्टर v1 इज इक्वल टू, चेक करो, i + 2j + 3k, क्या बोलेंगे हम, i + 2j + 3k बराबर, चेक कर लो, i + 2j + 3k लिखा। अब v2, तो यहाँ पे लिखते हैं हम वेक्टर v2, ठीक है, क्या दिया, 3i 4j - 5k, तो 3i + 4j - 5k। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं डॉट से, यहाँ पर बताएंगे हम v1 डॉट v2, और यहाँ पर आप लिख दीजिए v1 क्या है, i + 2j + 3k डॉट, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, 3i + 4j - 5k, ठीक है, ये हम पढ़े हैं, ठीक। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में मैंने क्या कहा था, जो कोएफिशिएंट्स है, ठीक है, रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट्स की एडिशन, जैसे आई को चेक करो, यहाँ पे 1 है, 1 के साथ यहाँ कौन है, 3 है, प्लस यहाँ पे 2 है, 2 के साथ यहाँ कौन है, 4 है, प्लस ये 3 है, 3 के साथ यहाँ होगा -5। सॉल्व करो, ये 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 4 = 8 - 3 × 5 = 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 18
-15, ठीक है। 18 माइनस क्या, सॉरी 11 माइनस 15 हो जाएगा, और इसीलिए V1 डॉट V2 जो आएगा वो आएगा आपका -4, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, जिस तरह से उन्होंने दिया उस तरह से काम करना। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट्स की एडिशन, तो 1 × 3, 2 × 4, 3 × -5, 1 3 × 3, 2 4 × 8, 3 5 × 15, लेकिन माइनस 3 + 8 11 -15 क्या हो जाएगा -4। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ पर क्या कहा, द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, क्या दिया फार्मूला, वो द एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, देखो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या बोलेंगे हम, मोमेंटम को हम पी से बताते, मास इनटू वेलोसिटी। जब ऐसा लिखते ना तो बच्चों ये रहता हमारा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब उसको बताते समय इस तरह से बताते, तो ये हमारा मोमेंटम है। जब सिर्फ मोमेंटम ये शब्द आता है तो लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और जब एंगुलर मोमेंटम शब्द आता है, ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर चीज़ें जो सर्कुलर के संबंध में होती है, ठीक है, तो वो रहता हमारे पास वेक्टर आर इंटू वेक्टर पी, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर आर जो रहता वो रहता पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर पी जो रहता वो हमारा लीनियर मोमेंटम। इसको पढ़ा जाता जब भी ये जो आर है ये डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर है, तो इसको मोमेंट क्या बोला जाता, मोमेंट का मतलब फिजिक्स की भाषा में ध्यान में रखना डिस्टेंस, ठीक है। जब भी डिस्टेंस का संबंध हो तो मोमेंट ध्यान में रखना। और ये जो शब्द है ये हमारा मोमेंटम है, ये क्या है, मोमेंटम। तो जो मोमेंटम होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लेकिन इसी को ध्यान में रखना, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, यानी मोशन कितनी ताकतवर है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोमेंटम। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ मान लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो, आप लोगों किसी ने क्या की, एक बंदूक की गोली ली, ठीक है, एक हमारे पास में क्या है, एक बुलेट है, और बुलेट ऐसे टच के फेंक के मारे, टचकन फेकून मारली, लागेल का रे मला, नहीं लगणार, ठीक है। एक्चुअली बंदूक की गोली यानी बुलेट का जो भी मास होगा, समझो मास जो भी है, लेकिन मैंने ऐसे धीरे से फेंक के मारी, क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वही अगर मैंने क्या किया, गन शॉट किया तो चीर के निकलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गोली का यानी बुलेट का मास तो उतना ही है, लेकिन ऐसे फेंक के मारेंगे तो जो वो V1 है, एग्जाम्पल वेलोसिटी वो कम है। लेकिन वही अगर मैंने गन शॉट किया तो मास वही रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसलिए यहाँ पर इनका प्रोडक्ट ये कम आएगा, लेकिन यहाँ पर इनका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा। मतलब यहाँ पे मास और वेलोसिटी यानी मोमेंटम ताकत भरी होंगे, एकदम फेंक के मारेंगे। तो समझो ना, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को हल्का सा स्लैप किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही फोर्स के साथ मारा तो यानी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको स्ट्रेंथ ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मोशन यानी मास इनटू वेलोसिटी यानी मोमेंटम। ये जो मोमेंट शब्द है ये डिस्टेंस के साथ। अब आप इसका कुछ भी टेंशन मत लो, क्योंकि जब हम एंट्री करेंगे हमारे काइनेमेटिक्स में हम वहाँ पे पूरा देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये थोड़ा सा हल्का सा ध्यान में रखने के लिए बताया मैंने। अब चलो देखो हमारे पास में जो चीज़ है असल में वो यहाँ पर देखो क्या चीज़ है। तो L = R क्रॉस P दिया, वेयर R क्या है, पोजीशन वेक्टर, P क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। अब R और P लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया, चलो तो गिवन डेटा लिखते हैं हम, गिवन डेटा वेक्टर R, चलो देखो क्या है, 4 + 6j - 3k, क्या बोलेंगे हम, 4i + 6j - 3k, वहाँ पे बराबर चेक कर लो, ठीक है। वेक्टर P देखो यहाँ पे पहले चेक करो, 4 है, 6 है, -3, ओके। यहाँ पे क्या है, 2 4 -5, क्या बोलेंगे हम, 2 + 4, यहाँ पे J है -5k, फिर एक बार चेक करो, 2 4 -5, ओके, ये भी ठीक है। चलो अब हमको निकालना क्या है, फाइंड L यानी एंगुलर मोमेंटम। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहा मैंने, L क्या है, मोमेंट का मतलब डिस्टेंस यानी पोजीशन वेक्टर
ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा जब भी ऐसा बोला जाएगा, ठीक है, यानी वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी होगा, ठीक है। अब बच्चों याद करो, ये जो उन्होंने कंपोनेंट, ये जो वेक्टर दिए आर और पी, ये कौन से फॉर्म में दिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर जस्ट दिया जाता है ऐसा, ठीक है, और ये पी है, ठीक, तो हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान दो, ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या रहती है, वेक्टर पी वेक्टर के, तो आर का मैग्नीट्यूड और पी का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या रहता, साइन थीटा, अगर इनके बीच में कोई एंगल दिया जाता। लेकिन अभी उन्होंने कौन से फॉर्म में दिया, आई जे के फॉर्म में देना, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में देना। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में हमने क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट टाइम ही देखा है। याद करो, जो भी पूरा थ्योरी सॉल्व किया था हमने और जो आंसर आया था उसको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा था। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, सबसे ऊपर आई जे के, ठीक है, फिर पहला कौन है, आर, तो आर के कंपोनेंट्स लिखेंगे यहाँ पर। तो आर में कौन है, 4 है आई के नीचे, जे के साथ 6 है उसके नीचे, इसके साथ -3 है इसके, फिर उसके बाद ये 2 लेना, ठीक है, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये -5 है। मैं डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में आने वाला है, वहाँ पे मैं बताऊँगा ही। अभी यहाँ के लिए मैंने क्या कहा था याद करिए, पहले कहा था ये आई ले लिया आपने, आई ले लिया ना, तो इसका पहला रो और ये कॉलम छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, तो बचेगा कौन, देखो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो 6 -3 4 -5 है। फिर इनका क्या करना है, याद करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सब्ट्रैक्शन, तो 6 5 जा 30, लेकिन -30 माइनस ये -4 × -3, वो क्या बनेगा, -12, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। अब दूसरा जब जे लेंगे तो जे लेते समय माइनस लेना है, ठीक है, तो जे लेते समय माइनस। अब आप इसको जब लेंगे, किसको, जे को, तो ऊपर की लाइन छोड़ दो, यानी रो छोड़ दो और जे वाली लाइन छोड़ दो, ठीक है, तो बचेगा कौन, 4 -3 2 -5, तो 4 5 जा 20, लेकिन -20, माइनस 2 3 जा 6, लेकिन -6, ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस इसको हटा दो यहाँ पर, इसकी हम बाद में प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, प्लस यहाँ पर क्या हमारे पास में, ये नीचे लिख देता मैं, प्लस ये के है, यहाँ पर चेक करो, के के लिए वो लाइन छोड़ दो और ये लाइन छोड़ दो, बचेगा 4 6 2 4, ठीक है, तो 4 4 जा 16, -2 6 जा 12 हो जाएगा, यहाँ से हटा दो इसको। चलो अब सॉल्व करो इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, यानी -30 + 12, तो वो बनेगा -18 आई, ठीक है, यहाँ पर ये भी प्लस होगा, तो -20 + 6, -20 + 6, तो आंसर आएगा -14, लेकिन बाहर फिर माइनस है, इसलिए यहाँ पर प्लस क्या होगा, 14 जे होगा। अब 16 - 12, ये बनेगा 4, साथ में रहेगा के, ठीक है, तो ये आपका है एंगुलर मोमेंटम। हाँ, इसमें से अगर आपको क्या करना है, कुछ कॉमन निकालना निकाल सकते, नहीं निकालना चाहते आपकी इच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन निकल सकता है, ठीक है, सो नहीं भी निकाला तो भी चल जाता। सो दिस इज़ योर एंगुलर मोमेंटम, ये क्या आपका एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे पास में वेक्टर के ऊपर में जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन ध्यान में रखो, अभी तो हम वेक्टर चैप्टर खुद पढ़ रहे हैं, वेक्टर का ये टॉपिक खुद पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे अब, तो वेक्टर का इतना ज़्यादा काम है, लेकिन इस तरह से नहीं, वो एकदम बीच में से कहीं आ जाएगा, ठीक है, और ऐसा घुमा फिरा कर रखता कि बहुत, लेकिन आपको घूमना नहीं है, फिरना भी नहीं है, तो सिंपल बात है, नो वेंडरिंग, ठीक है, हमारी वेंडरिंग नहीं होती, कब, जब हमको इसका पूरा नॉलेज रहता, ठीक है। सो जो भी हम स्टार्टिंग से लेकर पढ़ रहे हैं उसको बराबर माइंड में एकदम इतना फिट करके रखो कि 2 साल क्या, आने वाले 20 साल तक हमारे दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। उसके बारे में ये जो और भी बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन करने वाले जब हमारे रेगुलर बैच चालू हो जाएंगी। अच्छे से हमारे पेरेंट मीटिंग, स्टूडेंट मीटिंग, अपने क्लास में बहुत सारी बातें करेंगे। बस इतना भरोसा रखो कि जो मैं कह रहा हूँ कि पूरी चीज़ें कभी न भूलने के लिए पढ़ो, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।